देहरादून के स्पा सेंटरों पर पुलिस ने कार्रवाई की है और शहर के 70 से ज्यादा स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने रेड डाली। जहां अनियमितता मिलने पर 29 के चालान भी काटे गए, तो वहीं पुलिस ने अलग अलग स्पा सेंटर से 5 लड़कियों का रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ एक अभिनेत्री ने यौन शोषण और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि बीजेपी के पूर्व विधायक ने यौन शोषण किया, इस दौरान अश्लील वीडियो भी बना लिया। अब वीडियो वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप है। पीड़िता के मुताबिक 2022 में संत रविदास आश्रम के आचार्य सुरेश राठौर से उनकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद में बुग्गावाला आश्रम बुलाकर खाने में नशा देकर संबंध बनाए और इस दौरान बनाए गए अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर लगातार प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद भी परेशान होकर 4 अक्टूबर 2022 को नेपाल जाकर पशुपतिनाथ मंदिर में गंधर्व विवाह भी किया। आरोप है कि अब सुरेश राठौर बड़े बड़े अधिकारियों को खुश करने का दबाव बना रहा है। विरोध करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। पीड़ित अभिनेत्री ने सहारनपुर में एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं न्यूज 18 ने पूर्व बीजेपी विधायक से बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। देखिए, मैं पिछले लगभग 2.5 साल से रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी के साथ एक धर्मपत्नी के रूप में रह रही हूँ। नेपाल में उन्होंने मेरे साथ शादी की थी, गंधर्व विवाह किया था और लगातार आ रहे थे जा रहे थे। अभी कुछ 2-3 महीने पहले मेरा एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो कंघा कर रहे हैं मेरे बालों में। बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय बना वो राजनीतिक गलियारों का। और अभी लगभग 8-10 दिन पहले एक मेरा वीडियो वायरल किया उनकी पत्नी ने, उनके धर्मपत्नी ने, जिसमें मैं ई रिक्शा में जा रही हूँ और उनके बोल रही हूँ कि मेरी गाड़ी छीन ली गई। मेरा ऐसा कभी भी उनकी छवि धूमिल करने का उद्देश्य नहीं था। वो मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से भेजा था, लेकिन अब वो सिरे से नकार रहे हैं और मेरे ऊपर उन्होंने एक ब्लैकमेलिंग का केस कर दिया है। बागेश्वर के कपकोट में एक शख्स के तमंचे से हवाई फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस शख्स को कपकोट के लाठी इलाके का बीडीसी मेंबर बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि न्यूज 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता कि वीडियो कपकोट का ही है। हाँ, चलाओ। पिथौरागढ़ टनकपुर ऑलवेदर रोड आखिरकार खुल गई है। चंपावत और पिथौरागढ़ की लाइफलाइन बीते 5 दिनों से पूरी तरह से बंद थी और 12 सितंबर को आई भारी बारिश के बाद में यह हाईवे 90% मौके पर बंद था, जिसकी वजह से लाखों की आबादी को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल एनएच ने स्वाला के पास जैसे तैसे गाड़ी जाने के लायक रोड बनाई है, लेकिन एनएच के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही परमानेंट ट्रीटमेंट का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने स्वाला पहुंचकर हालात का जायजा लिया। जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसमें जो है हमने ऊपर इसके क्राउन पे जहाँ से मेनली ये सिंक हो रहा है, वहाँ पे काफ़ी मटेरियल जो है टूटा हुआ है डिपॉजिट के फॉर्म में, तो उसे जो है ऑफलोड करने के लिए वहाँ पे जेसीबी भी डोजर भी जो है हम दोनों भेज रहे हैं। इसका जो ढाल है इसको थोड़ा ये घटाएंगे ताकि ये स्टेबलाइज हो जाए और इसमें से जो मलबा निकलेगा उसको सड़क के नीचे की तरफ प्लेस करेंगे ताकि उसको स्थिरता प्रदान हो। फिलहाल अच्छी बात यह है कि छोटे बड़े व्हीकल्स दोनों के लिए हमने इसे खोल दिया है और निगरानी इस पे रहेगी, क्योंकि जब जब बरसात होगा यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है एहतियात हमें बरतना हो। पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफलाइन ऑलवेदर रोड की बदहाली से करोड़ों का नुकसान हो चुका है, लेकिन इन सबसे आसानी से बचा जा सकता था अगर समय रहते वैकल्पिक रूट को तैयार कर लिया जाता। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिथौरागढ़ से टनकपुर तक का हाईवे रोड ऑलवेदर में तब्दील हो चुका है। 1600 करोड़ की लागत से बनी ऑलवेदर रोड लाखों की आबादी के लिए मुसीबत बन गई। अब हालात ये है कि चीन और नेपाल सीमा तक जाने वाले सैनिकों की भी राह इस रोड ने थाम कर रखी है। ऐसे में अधिकारी अगर दूर की सोच रखते हैं तो पिथौरागढ़ और साथ ही चंपावत के लोगों को ये दिन नहीं देखने पड़ते। असल में इन दोनों जिलों में आसानी से वैकल्पिक रोड बन सकती थी, जिस पर रत्ती भर भी काम नहीं हुआ। गया तो मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात भी डाली थी और ये उनके घोषणा में भी है, पर अफसोस ये है कि आज 2.5 साल व्यतीत हो चुके हैं, उस पर कोई कार्रवाई प्रदेश सरकार नहीं कर रही। हम चाहते हैं
कि इस मोटर पुल को बनाया जाए और एक वैकल्पिक रास्ता पिथौरागढ़ में आने जाने के लिए खोला जाए। पिथौरागढ़ से रामेश्वर घाट के लिए रोड पहले ही बनी है, लेकिन रामगंगा में पुल नहीं बनने से वैकल्पिक रास्ता तैयार नहीं हो पाया। सालों से इस पुल को बनाने की मांग उठती रही, लेकिन धरातल में कुछ भी नहीं हुआ। वहीं कुछ ऐसा ही हाल चंपावत का भी है। स्वाला में हो रहे लैंडस्लाइड ने 12 सितंबर से लोगों को कैद किया है। धौन से लेकर ध्यूरी तक पहले ही रोड कटी है। ऐसे में अगर मात्र 4 किलोमीटर की रोड बनी होती तो स्वाला की दरख्ती पहाड़ी भी लोगों की राह नहीं रोक पाती। जिसमें कि रामगंगा नदी में एक पुल हमारा प्रस्तावित है और वो फिर आगे जाके दुबौला बैंड में बनेगा, तो भविष्य में यही हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग का एक वैकल्पिक मार्ग होगा। इसमें हमारा जो रामगंगा नदी पर पुल प्रस्तावित है उसका हमारा साइट सिलेक्शन और डीपीआर की स्टेज लगभग पूरी हो चुकी है। डिजाइन सेल को हमारा डीपीआर जा रही है। ऑल वेदर रोड की कटिंग के दौरान भी पिथौरागढ़ और साथ ही चंपावत के वैकल्पिक रास्तों को बनाने की कवायद शुरू हुई थी, लेकिन ये कवायद सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी है। बॉर्डर के अहम हाईवे में लगातार हो रहा लैंडस्लाइड को देखते हुए अब जरूरी हो गया है कि वैकल्पिक रास्तों को तूफानी रफ्तार से बनाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। केदार यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड बाजार के पास पहाड़ी दरक रही है। हल्की बारिश में भी पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। ऐसे में पहाड़ी की ट्रीटमेंट की मांग भी उठने लगी है। 31 जुलाई को आई आपदा के बाद से ही कई लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हो गए, जहां से मलबा गिर रहा है। वहीं एनएच विभाग का कहना है कि सभी लैंडस्लाइड जोन का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में रोड को फिर से खोल दिया गया है। भूस्खलन की वजह से यहां पर प्रशासन ने पैदल आवाजाही को भी पूरी तरह से रोक दिया था, लेकिन दोपहर बाद फिर से आवाजाही शुरू कर दी गई। हालांकि सुरक्षाकर्मी मौके पर तैनात हैं और सुरक्षा के बीच में यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। रुद्रप्रयाग में केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा ने कहा कि केदार घाटी के पैदल ट्रैक पर लगातार काम चल रहा है। वहीं खराब रोड को भी ठीक कर दिया गया है, लेकिन केदार घाटी में बार बार तेज बारिश हो रही है और इसके बाद भी पूरी टीम मुस्तैदी से डटी हुई है। वहीं अजय टमटा ने कहा कि विपक्ष की मानसिकता वाले कुछ लोग केदार घाटी में खराब रास्तों को लेकर राजनीति कर रहे हैं और यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। मगर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये गंदगी कर रहे हैं और वो उस क्षेत्र के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और वो स्वयं मेरे साथ बैठे थे। अभी भी मेरे पास हर घंटे की मिनट की वीडियो आ रही है। ऐसे लोगों को, खास तौर पर जो यात्रा को प्रभावित करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष की मानसिकता वाले लोग हैं और जो जबरदस्ती इस क्षेत्र का भला नहीं होने देना चाह रहे, हमारी यात्रा में नहीं आने देना चाह रहे। उत्तराखंड में जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाने और मूल निवास के मुद्दे पर ऋषिकेश में आज रैली का आयोजन किया गया। रैली में आए लोगों ने कहा कि उत्तराखंड गठन के बाद से ही राज्य में बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद फरोख्त हो रही है, जिस पर अब प्रभावी कानून बनाए जाने की जरूरत है। लोगों ने मांग की है कि जमीन को लेकर जिस तरह से हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों में कानून बने हुए हैं, उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कानून बनाए जाने की जरूरत है। आप सभी से अनुरोध है कि जो भी लोग इधर उधर वो कानून सरकार को मान लेना चाहिए। वैसे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पहले कहा जब भू कानून आएगा तो प्रदेश के खुशहाली के लिए भू कानून जरूरी है और हम तन मन धन से भू कानून के पक्ष में हैं। और टिहरी में चंबा ब्लॉक के जड़धार गांव के ग्रामीणों ने बैठक कर फैसला किया है कि वो अपनी जमीन बाहरी लोगों को नहीं बेचेंगे। ग्रामीणों ने यह भी शपथ ली है कि ना तो वो अपनी जमीन खुद बेचेंगे और ना ही किसी को बेचने देंगे। और ये भी कहा गया कि पंचायत द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध अगर कोई जाता है तो उसका कोई भी किसी तरह का सहयोग नहीं करेगा। पीढ़ी का भविष्य है कि हम अपनी पैतृक। और टिहरी के गंगने गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गुब्बारे से बंधा हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आसमान में खेत में गिर गया।
जिसके बाद में ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और ग्रामीणों और पुलिस ने जब इसकी जानकारी जुटाई तो ये डिवाइस मौसम अपडेट से संबंधित था, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। ग्रामीणों का कहना है कि आसमान में गुब्बारों के साथ ही ये बंधा हुआ था और जब पीछा किया तो कुछ दूरी पर गुब्बारा फट गया और डिवाइस नीचे गिर गया, जिस पर मेड इन कोरिया लिखा हुआ था, जिससे ग्रामीणों को सुरक्षा की दृष्टि के चलते पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। आसमान से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गिरा जो कि गुब्बारे से बंधा हुआ था और गुब्बारे के फूटने के बाद वो खेतों में गिरा, जिसे देख के कुछ देर तक लोगों में बड़ी सनसनी रही। फिर उसके बाद डिवाइस को लाया गया और हम लोगों के द्वारा उसे फिर गूगल पर सर्च किया गया तो वो वेदर के बारे में रिपोर्ट बता रहे थे कि वेदर संबंधी रिपोर्ट देता है, लेकिन उसमें कोरिया का नाम लिखा होने पर हम सुरक्षा कारणों से हमने इसे अपने शासन प्रशासन को जानकारी दी और शासन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को हरियाणा में चुनाव प्रचार पर थे और सीएम ने यहां पर रेवाड़ी, गुरुग्राम और सोहना में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत हर क्षेत्र में हरियाणा आगे बढ़ा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रधानमंत्री ने इसी धरती से शुरू किया था और सीएम ने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने हरियाणा को लूटने का काम किया। कांग्रेस के समय में 3D का राज चलता था। 3D मतलब दरबारी, दामाद और डीलर। बिना पैसे के सरकारी नौकरियां नहीं लगती थी। कांग्रेस के समय में हरियाणा में पर्ची और खर्ची सिस्टम चलता था। गुरुग्राम में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। भाजपा की डबल इंजन की सरकार में और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मिशन वाली कांग्रेस की सरकार में आपको याद होगा जब यहां पर हुड्डा जी की सरकार हुआ करती थी, किस प्रकार से ये हरियाणा को उन्होंने अपनी बपौती एक परिवार में, दिल्ली के गांधी परिवार ने एक बपौती बना दिया था। सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर जमीनों की सौदाबाजी की जाती थी और 3D का राज चलता था। 3D की कहावत प्रचलित थी। 3D माने दरबारी, दामाद और डीलरों की, यानी कि 3D की सरकार चलती थी। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरियां खुलेआम उनमें धांधली की जाती थी। बिना पैसे के सामान्य बेटे और बेटियों को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, उस समय हरियाणा में एक ही सिस्टम चलता था, पर्ची और खर्ची सिस्टम, आप सबको याद होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 114वें एपिसोड में उत्तराखंड का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी के सीमावर्ती गांव झाला गांव को सुरक्षित रखने के लिए थैंक यू नेचर अभियान चलाया जा रहा है और गांव में रोजाना 2 घंटे साफ सफाई की जाती है और कूड़ा इकट्ठा कर सड़क के गड्ढों में भरा जाता है। अभियान चला रहे हैं। इसके तहत गांव में और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के अनारवाला में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। सीएम ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम हमेशा सबको सामाजिक सरोकारों को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे हो चुके हैं और इन 10 सालों में इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले सामाजिक संगठन और साथ ही लोगों का जिक्र किया, जिससे दूसरे लोग अच्छे कार्य के लिए प्रेरित हो रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश में सुना। अग्रवाल ने सबसे ज्यादा बीजेपी सदस्य बनाने वाले बूथ में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना और वीरभद्र मंडल के इस बूथ के कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। परमात्मा और मिट्टी से बने बर्तनों को लेकर खासा क्रेज देखने को मिला। खास करके विदेशी ट्रेडर्स के लिए ये पहली पसंद बन रहे हैं। भारतीय मिट्टी की खुशबू विदेशों की रसोई को महका रही है। भारतीय मिट्टी से बने उत्पाद पश्चिमी से लेकर मिडिल ईस्ट के देशों के बायर्स के लिए पहली पसंद है।
अमेरिका जैसे देशों में भी भारतीय मिट्टी से बने कुकर, टी सेट, प्लेट, थाली, कटोरी, वाटर बॉटल, रसोई के दूसरे सामानों के लिए लोगों में क्रेज दिख रहा है। बनारसी पान को भी अब जीआई टैग मिल चुका है और ये अब विदेशों में भी लोगों के स्वाद को उम्दा बनाएगा। ये पान की विशेषता है कि पहली बात तो ये माउवास है और इसमें जितने कत्ते हैं, पान हैं, सब आयुर्वेदिक चीज हैं, सब पेड़ के पौधे से ही बनाए जाते हैं। और आप बता रहे थे जीआई सर्टिफाइड हो गया है, उसका मतलब अब क्या हुआ? जैसे कि हम पान अब एक्सपोर्ट भी बाहर भी जाकर लगा सकते हैं, भेज सकते हैं, हर जगह लगाने का अनुमति है। तो यानी अभी तक आप सिर्फ दुकान में लगाते थे, अब इसको बेच भी सकते हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। और यहाँ से कैसा रिस्पांस मिल रहा पब्लिक? यहाँ से बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। बिजनेस में जो ग्रोथ की बात की जाती है वो देखने को मिल रही है? बहुत सही मिल रही है। योगी और मोदी जी की बड़ी कृपा है कि हम लोग को मौका दिए हैं, हम लोग ऊंचे पैमाने पर अपना व्यापार करने की। तो लोग आते हैं, बातचीत करते हैं पान को लेकर, और जिस तरीके से ओवरसीज बाहर की बात की जाती है कि विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे लोग अब आए हैं यहाँ पे? हाँ, बहुत लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं और धन्यवाद करके चले जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। इसके अलावा कचरा प्रबंधन को लेकर एक स्टार्टअप ने भी सबकी निगाहें अपनी तरफ खींची हैं। एक क्लिक पर घर का कचरा बाहर जाएगा और इसके लिए वक्त भी यूजर तय करेंगे। कचरा सेट कहाँ से नाम आया? सर, ये कचरा सेट हमने एक एप्लीकेशन बिल्ड करी थी, तो इसके थ्रू क्या है कि लोग अपने घर का कचरा और कबाड़, यूजुअली लोग कचरे से भी जानते हैं स्क्रैप आइटम्स को, तो हमने वहीं से वह नाम इनिशिएट किया। तो हमने डिसाइड किया कि इस एप्लीकेशन का नाम कचरा सेट रखते हैं, तो काफी कैची है, लोगों के दिमाग में बैठता है। तो हमने ये एप्लीकेशन बिल्ड की है जिसके थ्रू यूजर अपने घर पे पड़े कबाड़ लाइक न्यूज़पेपर, आयरन, प्लास्टिक जैसी चीजें इजीली सेल आउट कर सकता है, हैसल फ्री, विद वन क्लिक। बात करें तो ये ऐप अभी कहाँ वर्किंग है? अभी सर ये लखनऊ यूपी में ऑपरेशनल है। हम यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में विद इन 2 मंथ्स आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो पिकअप पार्टनर्स हैं उनके साथ हमारी बातचीत हो रही है, तो कोशिश है कि विद इन 2 मंथ्स हम नोएडा को भी जल्दी सर्व करेंगे। ऐप की खासियत क्या, किस तरीके से यूजर फ्रेंडली, थोड़ा सा बताएंगे आप? अगर एप्लीकेशन की बात करें तो सर हमने इसको 2 लैंग्वेजेस में बिल्ड किया है, हिंदी एंड इंग्लिश, जिससे कि हर एक एज ग्रुप का इंसान इसे यूजिली यूज कर सके। उत्तर प्रदेश के गांव की सूरत पिछले 7 साल में किस तरह से बदली है, इसकी एक तस्वीर भी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जल जीवन मिशन के स्टॉल में देखने को मिली। राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन की तरफ से बनाए गए मॉडल गांव में कई ऐसी खूबियां हैं जो ट्रेड शो देखने आने वाले 80 से ज्यादा देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। यहाँ एक टाइम वॉल का निर्माण भी किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक कैसे नल कनेक्शन के जरिए जल पहुंचाया जा रहा है वो भी दिखाया गया। महज 5 साल में उत्तर प्रदेश के करीब 2% ग्रामीण घरों से 85.12% ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल किया गया। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, और इस समय हम जल जीवन मिशन शक्ति के तहत यहाँ पर मौजूद हैं एक्सपो मार्ट में, और आप देखेंगे यहाँ पर भी एक स्टॉल लगाया गया है। और यूपी में किस तरीके से ये जो जल जीवन मिशन है ये परवान चढ़ा, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में इसकी घोषणा की थी कि हर घर नल पहुंचे, जल की यात्रा हो, और वो चीज यहाँ पर पूरी तरीके से प्रदर्शित किया गया है। और आंकड़ों के साथ देखिए, साल 2019 में 1.94% नल कनेक्शन थे, और ये जो विकास है उसकी पूरी परिपाटी आपको देखने को मिलेगी इस वॉल में। और साल 2024 तक 85% यानी 85.12% नल कनेक्शन हो गए हैं। 1% से शुरुआत हुई सब जगह, और ये एक बेहद सुंदर जो जल जीवन मिशन है उसको प्रदर्शित किया गया है, और किस तरीके से विकास हो रहा है और घरों में पानी पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है उसको पूर्णतः
प्रदर्शित किया गया। कैमरामैन अनिल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, ग्रेटर नोएडा। और इधर अयोध्या की झलक से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की धमक तक, तकनीक से लेकर लोक संस्कृति के मूल्यों तक सब कुछ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में देवप्रयाग के लोस्तु बड़ियारगढ़ ग्राम सभा के ग्रामीणों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गांव में सड़क नहीं होने से कुछ ग्रामीण एक बुजुर्ग महिला को डंडी कंडी के सहारे कंधे पर इलाज के लिए ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बुजुर्ग मरीज को डंडी कंडी के सहारे 3 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया, जहां बुजुर्ग का इलाज किया जा रहा है। मॉनसून के इस सीजन में इन दिनों सांप निकलना आम बात हो गई है। देहरादून के सिंगली गांव में एक घर में 12 फीट लंबा किंग कोबरा घुस गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कोबरा को बाहर निकाला और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों के संविदा कर्मचारियों ने नाराजगी जाहिर की है और अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी सोमवार से प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिनका कहना है कि जल्द उनको जो मांगे रखी गई हैं उनकी तरफ से वो पूरी की जाएं और नहीं की जाती हैं तो दीपावली से पहले सभी संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। लंबे समय से उपनल कर्मचारी विभाग में नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन जैसी 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं और सोमवार से 2 दिन के कार्य बहिष्कार करने की बात कही है। देखिए, जो हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो सीधे सीधे नियमितीकरण की है। हम लोग ऊर्जा क्षेत्र में 10-10, 15-15, 20-20 साल से हम काम कर रहे हैं। ऐसी कोई परियोजना नहीं है, ऐसा कोई बिजली घर नहीं है, ऐसा कोई कार्यालय नहीं है जहां पर उपनल का कर्मचारी अपनी सेवा नहीं दे रहा है। टिहरी के प्रताप नगर में जल्द ही एयरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जिसके लिए कई स्पॉट भी तय किए गए हैं। उम्मीद है कि प्रताप नगर एयरो स्पोर्ट्स में अपनी नई पहचान बनाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टिहरी में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ ही एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए झील से सटे प्रताप नगर की पहाड़ियों में कई ऐसे स्पॉट्स हैं जो फ्लाइंग के लिए एक्यूरेट हैं, जिसे पर्यटन विभाग ने फ्लाइंग के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग स्पॉट्स के लिए चयन किया है। यहाँ पर 15 सितंबर से ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिसमें करीब 275 युवा ट्रेनिंग ले रहे हैं और विभाग का कहना है कि अगले साल उत्तराखंड से हमें करीब 70 से 80 नए पायलट्स मिल जाएंगे। इसमें जो प्रताप नगर की जो साइड हमने डेवलप की है वहीं से हम सारी ट्रेनिंग कर रही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि टेक ऑफ और लैंडिंग जो है अभी उसी साइड में कहीं एक स्थान चयनित किया जा रहा है, वहीं अगर लैंडिंग हो जाती है उस एरिया में एरो स्पोर्ट्स का अच्छा काम होगा। टिहरी झील आने वाले पर्यटकों को वाटर स्पोर्ट्स के साथ ही एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करने को मिलेगी, जिससे न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा, साथ ही स्थानीय युवाओं को करियर बनाने के साथ ही रोजगार के नए साधन भी उपलब्ध होंगे। पर्यटन विभाग की तरफ से जो भी नई एक्टिविटी हो रही है वो बड़ी खुशी की बात है और हमारे क्षेत्र में एक खुशी की लहर दौड़ रही है। वहाँ के जो युवा बेरोजगार हैं उनके चेहरों पर रौनक आ रही है और मैं सरकार और शासन प्रशासन से ये निवेदन करूँगा कि जो यहाँ एक्टिविटी हो रही है उसमें स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। भविष्य में टिहरी झील आने वाले पर्यटकों को वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ ही एरो और लैंड एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करने को मिलेगी, जो पर्यटकों के लिए भी एक नया अनुभव होगा। न्यूज 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18।